नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई का आज निधन हो गया। गोगोई को कोरोना हो गया था, जिससे वो उबर भी गए थे। कोविड नेगेटिव होने के बाद फिर उनकी तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद आज उन्होंने आखिरी सांस ली। इस वक्त की बड़ी खबर यही है, असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का निधन हो गया। वो हमारे बीच नहीं रहे। उन्हें बीच में कोरोना हुआ था। हालांकि कोरोना को उन्होंने हरा दिया था और पूरी तरह से वो स्वस्थ हो गए थे, लेकिन अचानक से ही तबीयत बिगड़ी। 86 साल की उम्र में तरुण गोगोई ने आखिरी सांस ली। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और उनके निधन पर राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। हर तरफ से सभी ने अपने अपने शब्दों के जरिए उन्हें याद किया और श्रद्धांजलि दी। असम के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे तरुण गोगोई, जिनका आज निधन हो गया। लोकप्रिय नेता और अनुभवी प्रशासक थे गोगोई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों में उन्हें याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। तरुण गोगोई का बहुत आदर करता था, वो हमेशा याद आएंगे। प्रधानमंत्री ने तरुण गोगोई के निधन पर दुख जाहिर किया है। ये दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 86 साल की उम्र में तरुण गोगोई ने आज आखिरी सांस ली है और देखिए किस तरह से लंबी कतारें लगी हुई हैं नेताओं की, जो जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। गोगोई साहब को कोरोना भी हो गया था, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने कोरोना को हरा दिया। वो उबर गए, पूरी तरह से स्वस्थ हो गए थे। कोविड नेगेटिव होने के बाद फिर से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद आज उन्होंने आखिरी सांस ली। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नेताओं ने पहुंचकर किस तरह से अपनी श्रद्धांजलि तरुण गोगोई को अर्पित की है। 11 अक्टूबर 1934 को उनका जन्म हुआ था और 23 नवंबर 2020 को आज उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट करके तरुण गोगोई को श्रद्धांजलि दी गई है। तरुण गोगोई जी लोकप्रिय नेता और कुशल प्रशासक थे। उन्हें असम और केंद्र का कई सालों का राजनीतिक अनुभव था। उनके निधन से दुखी हूं। इस दुख की घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों को मेरी संवेदनाएं। ओम शांति। इन शब्दों के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तरुण गोगोई को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की ओर से लिखा गया है, असम के पूर्व सीएम श्री तरुण गोगोई के निधन से बेहद दुखी हूं। देश ने राजनीतिक और प्रशासनिक अनुभव वाला एक दिग्गज नेता खो दिया। उनका लंबा कार्यकाल असम में महत्वपूर्ण बदलावों का दौर रहा है। इस तरह से रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति ने याद किया। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष की ओर से लिखा गया है, तरुण गोगोई जी सच्चे कांग्रेसी थे। उन्होंने असम के सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी। मेरे लिए वो एक शानदार शिक्षक थे। मैं उनकी बहुत इज्जत करता था। वो बहुत याद आएंगे। गौरव और उनके परिवार के लिए मेरी संवेदनाएं। गौरव जो उनके बेटे हैं और साथ ही पूरे परिवार के लिए अपनी संवेदनाएं यहां पर अर्पित करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। इस तरह से सभी ने अपने अपने शब्दों के जरिए उन्हें याद किया। यकीनन एक युग का, खासतौर से अगर असम की राजनीति में हम देखें तो एक युग का अंत है। राजनीति को उन्होंने असम में एक नया ही आयाम दिया था। यही कारण है कि आज अपने अपने शब्दों के जरिए, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, राहुल गांधी हों या फिर दूसरे बड़े नेता हों, वो सभी अपनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। जोरहाट में 11 अक्टूबर 1934 को उनका जन्म हुआ था। तरुण गोगोई ने राजनीति में बहुत लंबी पारी खेली। जोरहाट में तरुण गोगोई ने LLB किया था, लॉ की उन्होंने पढ़ाई की थी। 6 बार लोकसभा के लिए सांसद चुने गए तरुण गोगोई। पूरे 6 बार तक लोकसभा सांसद के तौर पर चुनकर वो संसद भवन पहुंचे। राजनीति की बहुत लंबी पारी उन्होंने, और कई उनके महत्वपूर्ण निर्णय भी रहे जिन्होंने असम की राजनीति को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। लंबा राजनीतिक अनुभव तरुण गोगोई का, और साथ ही असम के साथ ही साथ केंद्र का भी उनको लंबा चौड़ा अनुभव था। यही वजह रही कि आज सभी उन्हें अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक राजनीतिक युग का अंत इसे कहा जा रहा है और यकीनन 86 साल की उम्र में उनका ये निधन, लेकिन उन्होंने राजनीति को एक नई दिशा दी। यकीनन राजनीतिक शून्य है ये, जिस तरह से तरुण गोगोई का निधन हुआ और अलग अलग शब्दों के जरिए सभी उन्हें अपने श्रद्धा सुमन, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर जैसे और लोगों की प्रतिक्रिया आती है, आज तक आप तक पहुंचाता रहेगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कोरोना वैक्सीन की। समझो आ ही गई उम्मीदों की वैक्सीन।
एक वायरस पड़ा भारी, कैसे मिटेगी महामारी? ना दवा ना इलाज, सिर्फ मास्क के साथ कोरोना से दो हाथ। संजीवनी का इंतजार, सावधानी से होगा बेड़ा पार। कोरोना पर आखिरी वार, वैक्सीन है तैयार। समझो वैक्सीन आ ही गई। यकीनन उम्मीदों की ये वैक्सीन है और लगातार न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया इसका इंतजार कर रहा था। कोरोना की भयानक महामारी के बीच एक शानदार और अच्छी खबर यह है कि बहुत जल्द देश में कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। ये कोरोना वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो सकेगी, इस विषय पर देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज तक से की है खास बातचीत। देखिए कैसे उम्मीद की वैक्सीन का उन्होंने जिक्र किया। आधिकारिक रूप से, क्योंकि आप देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, पूरी सिचुएशन आप हमें बताएं वैक्सीन को लेकर। कई विदेशी कंपनियों ने दावा किया है, कोई 90%, कोई 94.5% एफिकेसी का दावा कर रहा है। हिंदुस्तान में वैक्सीन को लेकर मामला कहां पहुंचा है, और फिर आखिर में हमें बताइए कि कब तक हम ये माने, क्या 2021 के जनवरी में, फरवरी में, मार्च तक कुछ भी जो आप आधिकारिक रूप से पुष्ट तरीके से हमारे दर्शकों को वैक्सीन पर बताएं। देखिए, आपने अपने सवाल में वैक्सीन के ऊपर केंद्रित रहने के लिए कहा। आपने उल्लेख किया कोई विदेशी कंपनियां क्लेम्स कर रही हैं, तो जो विदेशी कंपनियां जो कुछ भी कह रही हैं उसके बारे में, उनके क्लेम्स के बारे में मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। सब अपने अपने तरीके से दुनिया में प्रयास कर रहे हैं। दुनिया में शायद 250 से ज़्यादा इस समय वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो WHO के, अगर आप इंफॉर्मेशन से पे जाएं, और उस 250 कैंडिडेट्स में से 30 कैंडिडेट्स भारत के अंदर हैं, और इस 30 में से 5 हमारे क्लिनिकल ट्रायल के विभिन्न फेजेज में हैं। जो विदेशों के अंदर जो मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा समय से पहले कह रहे हैं या अभी ट्रायल्स के फेजेज में चल रहे हैं लेकिन अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, उनके जब तक भारत के अंदर, हमारे अपने देश के लोगों के अंदर हमारे ट्रायल्स नहीं होंगे उन वैक्सीन्स के, तब तक हम उनके बारे में, पहली बात तो हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। उनमें बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हैं, उनका यहाँ पर कोई चर्चा करने का विषय नहीं है। हमारे लिए, हमारे देश में जब भी हम वैक्सीन लोगों को देना शुरू करेंगे तो सबसे बड़ा इशू होगा उस वैक्सीन की एफिकेसी और उस वैक्सीन की सेफ्टी। हमारे लिए सेफ्टी का इशू सबसे इम्पोर्टेंट है, और इसलिए जो हमारे यहाँ पर अभी 5 वैक्सीन्स जो हैं वो अलग अलग फेजेस में है। 2 इसमें से क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज में है, उसमें से भी एक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड में है, एक थोड़ा कम है। तो इन सबको अगर मैं बिना किसी कंपनी विशेष का या बिना किसी पर्टिकुलर वैक्सीन का, क्योंकि हर एक वैक्सीन के अपने अपने पहलू हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपका कार्यक्रम शायद उतना समय भी नहीं दे पाएगा। तो हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं उसमें, अगस्त सितंबर कर दूं, तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। अब ये जो 20-25 करोड़ लोग शुरुआत में कौन से हों, इसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने, सबसे बड़ी खुशी की बात है, प्रधानमंत्री जी ये वैक्सीन का फ्रंट भी जो है आपने देखा, अभी उन्होंने लास्ट वीक भी मॉनिटर किया। वो कुछ समय के बाद लगातार इसको रेगुलरली स्वयं मॉनिटर करते हैं, हम सबको गाइडेंस वगैरह देते हैं।
तो एक एक्सपर्ट नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप बना हुआ है वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वैक्सीन तो धीरे धीरे उसकी मात्रा में उपलब्ध होगी। ठीक है। यद्यपि भारत भाग्यशाली है कि हम आज भी दुनिया के 60% लोगों को वैक्सीन देते हैं, जो अगर रूटीन में बाकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत की इतनी है, दैट वे भारत जो है, जैसे हम बहुत सारी दवाइयों को सारी दुनिया को, कोविड में 150 देशों को हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है दवा उपलब्ध करा रहे थे। तो हमारी अब इसमें इस ग्रुप ने बहुत विचार विमर्श करके प्रायोरिटीज तय की हैं। अब उसमें प्रायोरिटीज में सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है? हेल्थ केयर वर्कर है। हेल्थ केयर वर्कर की डेफिनेशन क्या है कि ये जो हेल्थ केयर सेटिंग में, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसमें डॉक्टर नर्सेज के साथ साथ जो हेल्थ केयर सेटिंग में जो भी काम करता है, पूरा ये सारे देश के अंदर, यानी वो स्टाफ जरूरी नहीं कि वार्ड के अंदर ही काम कर रहा हो, वो कहीं पे भी, यानी हेल्थ केयर सेटिंग में सरकारी और प्राइवेट। फिर दूसरा प्रायोरिटी क्या है? फ्रंट लाइन वर्कर, जो हेल्थ केयर के सेटिंग से जुड़ा नहीं है, लेकिन अब जैसे आपने देखा दिल्ली में अब सैनिटेशन के लोग हैं जो फील्ड में काम करते हैं, पुलिस के लोग हैं, पैरामिलिट्री है, या इस तरह के जो लोग हैं। फिर उसी में नेक्स्ट प्रायोरिटी है कि जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं। फिर उसके बाद आप फर्स्ट ग्रुप ही हमें बता रहे हैं सर? नहीं मतलब इसी में 3 अलग अलग जो कैटेगरीज है, ठीक है, ऑब्वियसली। तो इसी तरह से फिर जो 50 और 65 साल के लोगों के बीच की जो कैटेगरी है, ये सब लगभग कवर हो जाएंगे इसी पीरियड के अंदर। एक साथ टारगेट करेंगे हाँ, इसी मतलब हाँ, यस, ये सब लगभग इसी पीरियड में कवर हो जाएंगे। तो 50 प्लस है या 65 प्लस? नहीं, एक 65 प्लस एक कैटेगरी हो गई। फिर हमने ये देखा कि 50 साल से ऊपर के ज्यादातर लोगों को ये तकलीफ, 80% को से मान के चलो ये तकलीफ हुई है। तो फिर नेक्स्ट प्रायोरिटी हो गया 50 से 65 के बीच का। अभी ये सारी चीजें इन वेरियस फेजेस हैं और इसके हिसाब से तैयारियां हो रही हैं। फिर अगर 50 से कम में जाना है जब नेक्स्ट स्टेज में, तो फिर उसमें भी जिसको कोमॉर्बिडिटी है, मान लीजिए उसको पहले से कोई डायबिटीज है या दूसरी बीमारियां हैं। वैक्सीन तो आ रही है, ये खुशखबरी सामने आ गई है, लेकिन वैक्सीन आने तक आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच कोरोना संक्रमण की रफ्तार और पलटवार पूरी दुनिया के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में ये वायरस और भी मुश्किल पैदा कर रहा है। इन्हीं हालात पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फिर से एक बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि वैक्सीन आने से पहले पीएम कल ही वैक्सीन के वितरण और टीकाकरण के मेगा प्लान पर राज्यों के साथ खास चर्चा करने वाले हैं। यह रिपोर्ट देखिए। हालात ऐसे हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अक्टूबर में धीमा पड़ने के बाद कोरोना वायरस फिर से कहर मचाने लगा है। यानी ये तो साफ है कि अब अपने आप या फिर खुद इम्यूनिटी की बदौलत दो वायरस से लड़ा नहीं जा सकता। ऐसे में पूरी दुनिया के साथ साथ भारत को भी वैक्सीन का इंतजार है। कोरोना वायरस के इस भंवरजाल और वैक्सीन की तैयारियों पर कल पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से मंथन करने वाले हैं। पीएम की कल होने वाली बैठक दो मुख्य मुद्दों पर है और इन दोनों मुद्दों पर दो अलग अलग बैठकों में चर्चा होगी। पहला तो ये कि जिन राज्यों में कोरोना मामले फिर तेजी से बढ़ रहे हैं उनके साथ रोकथाम के उपायों पर चर्चा करना, और दूसरा मुद्दा ये कि कोरोना वैक्सीन तैयार होने पर राज्यों को उसकी सप्लाई और वैक्सीनेशन का रोड मैप तैयार करना। कोविड को कुचलने के कदम कैसे और कहां उठाए जाएं, प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में इस बात पर तो चर्चा होगी ही। चर्चा इस बात पर भी होगी कि कोविड के वैक्सीन का वितरण कैसे किया जाए, प्रबंधन कैसे किया जाए, क्योंकि जिन जिन इलाकों में कोविड का प्रकोप सबसे ज्यादा है वहां वैक्सीन आने के बाद किन किन तबके को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। इसके साथ ही बाकी और सख्त उपाय और फौरी उपाय कैसे किए जाएं ताकि इसे समय रहते कुचला जा सके, क्योंकि वैज्ञानिकों का भी कहना है कि सर्दी आ रही है और ऐसे में इसका प्रकोप और बढ़ेगा। वैक्सीन की सप्लाई और उसके रोड मैप पर बात करने से पहले आपको बता दें कि केंद्र सरकार कोरोना के हालात पर चिंतित क्यों है। दरअसल देश भर में कोरोना के रोजाना नए मरीजों का आंकड़ा 50,000 के नीचे है, लेकिन कुछ शहरों में मरीजों की संख्या में फिर से तेजी देखी जा रही है। इसके चलते कई राज्यों में फिर से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। केंद्र सरकार को चिंता है कि अगर यही हालात रहे तो पाबंदियों का दायरा और बढ़ सकता है। पाबंदियां बढ़ने पर अर्थव्यवस्था को भी और नुकसान हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि शहरी इलाकों में वायरस का फैलाव रोका जाए। इसी के तौर तरीकों पर पीएम 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा करेंगे।
ज्यादा कोरोना मामले वाले राज्यों के साथ चर्चा करने के बाद पीएम की अगली बैठक भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ होगी। लेकिन इसका मुद्दा होगा कोरोना वैक्सीन। वैक्सीन के लिए वैज्ञानिकों की टीमें मैराथन परीक्षणों में जुटी हैं और उम्मीद यही है कि कामयाबी जल्द मिलेगी। हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं उसमें अगस्त सितंबर कर दूं तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम लगा पाएंगे। वैक्सीन को लेकर 2 बातें अभी तक साफ हैं। पहली ये कि राज्यों को वैक्सीन अलग से नहीं खरीदनी होगी, बल्कि केंद्र सरकार ही देगी। दूसरी ये कि स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और बुजुर्गों को वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी। लेकिन 130 करोड़ लोगों के देश में सिर्फ वैक्सीन का आविष्कार हो जाना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात होगी इतने लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचाना और फिर टीकाकरण का इंतजाम करना। जाहिर है ये चुनौती काफी बड़ी है और राज्यों के साथ सटीक तालमेल के बगैर कामयाबी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। इसलिए वैक्सीन आने के बाद की स्थिति के लिए पीएम मोदी अभी से तैयारियों में जुट गए हैं। हिमांशु मिश्रा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। तो वैक्सीन के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा प्लान तो आपने देख लिया है, लेकिन वैक्सीन जब तक नहीं आती तब तक बहुत ज्यादा एहतियात बरते जाने की जरूरत है। और इसी पर बातचीत के लिए डॉक्टर DS राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सीनियर डॉक्टर हैं सर गंगाराम हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत है आज तक पर आपका। और मेरा पहला सवाल आपसे यही, वैक्सीन की खुशखबरी तो सामने आ गई है, लेकिन इंतजार उस तारीख का किया जा रहा है जब पहला टीका लगेगा। इसको कैसे आप देख रहे हैं और मौजूदा जो हालात देश भर में बने हुए हैं कोरोना के, उसके मद्देनजर लोगों से क्या एहतियात बरतने की आप अपील करेंगे? वैक्सीन के बारे में तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने अच्छी चर्चा कर दी, और जो डॉक्टर साहब ने कहा कि मिड 2021 तक 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग जाएगी, आई थिंक वो बहुत ही अच्छा एक एम है। एंड आई हो जाता है तो काफ़ी अच्छा है। तो जब तक वैक्सीन नहीं आती है तब तक इस बीमारी से कैसे बचा जाए वो इम्पोर्टेंट है। और मैं तो ये कहूँगा कि वैक्सीन लगने के बाद भी, वैक्सीन आने के बाद भी जी, आने के बाद लगने के बाद भी आपको प्रिकॉशन करनी होगी। पहले तो है कि कोई वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है, और दूसरा ये है कि उस वैक्सीन की इफेक्टिवनेस कब तक रहेगी ये भी पता नहीं है। बिल्कुल। तो उसके बाद भी आपको जो प्रिकॉशन है वो लेनी है। और आज के ज़माने में तो यही है कि जो अमिताभ जी कहते हैं रोज आपके टेलीफोन पर, और सब डॉक्टर भी कहते हैं आपके टेलीविजन पर, हर एक जो भी सेलिब्रिटी वहाँ आता है वो यही कहता है, वो वही है कि मास्क पहनो और हाथ धो और 2 गज की दूरी रखो। बिल्कुल। ये आपका एक वे ऑफ लिविंग हो जाएगा सब लोगों के लिए, चाहे उनको कोरोना हुआ है। बहुत से लोग अब चाहे दिल्ली जैसे शहर में हर फैमिली में आप डालेंगे कि कोई ना कोई पीड़ित है। तो जो मैं ये कहूँगा जो पीड़ित भी हैं उनको भी जब ठीक हो जाते हैं इलाज से और अपनी सारी दुआ से और दवाइयों से, उनको भी यही प्रिकॉशन करनी होगी कि वो अपने मास्क को नहीं छोड़ें। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मैं भी कल ही नेगेटिव हुआ। मैं 19-20 दिन से कोविड से संक्रमित था, पर अब मैं ठीक हूँ और ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में रहकर ही सारी फैमिली हमारी पॉजिटिव हो गई थी। हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है हॉस्पिटल में। पर इसके बाद मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मैं आई एम अबव 70 ईयर और लोग ठीक होते हैं हॉस्पिटल में भी, घर में भी। प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। ये महत्वपूर्ण बातें आपने डॉक्टर DS राणा कही हैं और हम सभी आपके पूरी तरह से जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं, ताकि फिर से आप हॉस्पिटल में जाएं और तमाम लोग जो आपके इंतजार में हैं उनको दुरुस्त करें, ठीक करें, उनको स्वस्थ करें। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है, देखिए वैक्सीन आने का इंतजार किया जा रहा है, अब चंद दिन कह लें या थोड़े कुछ महीने कह लें, 60% तक असरदार इसको बताया जा रहा है। लेकिन वैक्सीन आने से लेकर ये पूरी प्रक्रिया लोगों तक पहुंचने की क्या रहती है? और आपने साथ ही ये भी कहा कि ये वैक्सीन पूरी तरह से कारगर होगी भी, इसको लेकर भी अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। या वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन से ये नहीं कह सकते कि चाहे वैक्सीन लगा आ जाएगी
तो हम 100% सेफ हो जाएंगे। और यदि आपको वैक्सीन लगती है, मतलब अब क्लेम कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था कि ऑक्सफोर्ड वैक्सीन कह रहे हैं कि वो 90% इफेक्टिव है, तो 10% पेशेंट लोग तो फिर भी रह जाएंगे जो पॉजिटिव हो सकते हैं, बिल्कुल, जिनको इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि इतना वैक्सीन कोई मत समझो कि कोई वैक्सीन आने से कोई बड़ी ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक तो तब होगा जो है कि जब कोई हमें कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग एंड सेफ एंड स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल ड्रग मिल जाए जिसको देते ही वायरल किल हो जाए, जैसे कोई एंटीवायरस होती हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, क्योंकि इन्फेक्शन तो किसी को हो ही सकता है। तो वो दवाई भी निकलने के लिए संभावना है कि फ्यूचर में वही दवाई भी आ जाएगी जो स्पेसिफिक हो इस वायरस की। सबके लिए इंतजार है, जब तक इंतजार है तो अब तब तक आपको अपने आप को बचाना है। हर एक और ये इंतजार की घड़ियां बहुत ज्यादा लंबी हो रही हैं, लेकिन उम्मीद यही कि इंतजार जल्द से जल्द खत्म हो और नए साल से एक नई शुरुआत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरा विश्व करे। कोरोना को हराना है, इसी वजह से बहुत जरूरी है 2 गज की दूरी और मास्क भी जरूरी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल वैक्सीन का इंतजार, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि वैक्सीन को लेकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से किस तरह की खबरें निकलकर सामने आई हैं, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और लगातार हम बात कर रहे हैं समझो वैक्सीन आ ही गई, यानी कि वैक्सीन आने वाली है। लेकिन जब तक टीका आ नहीं जाता तब तक अपने आप को बचाए रखना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली में हालात बेहद खराब होते हुए चले जा रहे हैं। अभी यहां पर क्या है हाल, इससे बचने के लिए सरकार किस तरह से कर रही है कामकाज, सबसे पहले ये देख लेते हैं। उसके बाद आपको बताएंगे कि किन किन देशों से वैक्सीन आने वाली है, यानी कि वैक्सीन की स्थिति बाकी दूसरे देशों में अभी किस हालत में है। इनको रोका गया विदाउट मास्क के लिए, गाड़ी भगा के लिए। ये मैडम देखो विदाउट मास्क की बैठी हुई है। आज दिल्ली की ये तस्वीरें डरा रही हैं। मौत के तांडव के बीच भी कोई सीरियस नजर नहीं आ रहा। तो क्या दिल्ली में लॉकडाउन ही अब एकमात्र विकल्प है? दिल्ली में कोरोना के संक्रमण का आक्रमण इंसानी जिंदगियों को बेमौत मार रहा है। आज की हेडलाइन यही है कि देश में दीपावली के बाद कोरोना से हुई मृत्यु में हर 5वां नाम या यूं कहें शिकार दिल्ली वाला बना। दिल्ली में इस अदृश्य कातिल के खूनी दलदल में फंसकर बेबस लोगों का दम निकल रहा है। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना ने पिछले 24 घंटे में हाहाकार मचा दिया है। पिछले 24 घंटे में 121 मौत, पिछले 24 घंटे में 6,746 नए केस। दिल्ली में कुल एक्टिव केस 40,212। चाइनीज वायरस ने पिछले हर घंटे में 5 शिकार बनाए। लेकिन ये आंकड़े कोरोना के कहर का ट्रेलर है और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी मृत्यु के नंबर का ग्राफ ऊपर जाएगा। यानी दिसंबर के महीने से पहले ही दिल्ली वालों के लिए महा खतरे का सायरन बजने लगा है। हालात गवाही दे रहे हैं कि दिल्ली में कोरोना का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी है, लेकिन जीवन रक्षा के लिए इंतजाम के तमाम दावे हवा साबित हुए। बदइंतजामी की तस्वीर पर देश की सुप्रीम अदालत ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हालांकि अब बड़ा एक्शन नहीं लिया तो मृत्यु का आंकड़ा दिल्ली में कहां थमेगा कहना मुश्किल होगा। क्या दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड के हालात हैं? दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल क्यों है कोरोना? दिल्ली में क्यों फेल हो गया कोविड मैनेजमेंट? क्यों दिल्ली की स्टेटस रिपोर्ट से डर लगता है? क्या दिसंबर में मृत्यु के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे? दिल्ली वालों के जहन में सवाल है, लेकिन आज की तस्वीर भविष्य का जो कड़वा सच दिखा रही है उसे गंभीरता से समझने की जरूरत है। दावों के विपरीत दिल्ली के ग्राउंड जीरो की सच्चाई भयावह है। दिल्ली के अस्पताल बदइंतजामी से जूझ रहे हैं तो दिल्ली के बाजारों में घोर लापरवाही जारी है। इस वक्त मैं दिल्ली के नांगलोई इलाके में मौजूद हूं और ये जनता मार्केट है। कल यहां से जो तस्वीरें आई थी वो दिल दहला देने वाली थी। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाकर लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़कर बाकायदा शॉपिंग कर रहे थे, जिसके बाद जो प्रशासन है उसने इस पूरे मार्केट को सील कर दिया था। लेकिन अब जो सीलिंग का आदेश था उसे वापस ले लिया गया है। रेहड़ी पटरी वालों को लेकिन
यहाँ पर दुकान लगाने की मनाही है। सोचिए, अगर कोरोना का एक मरीज इस भीड़ में मौजूद होगा तो कितने नए केस सामने आने वाले हैं। इस भीड़ में मौजूद लोगों से हमने बात की तो उनका जवाब सुनिए। अंदर जो मार्केट इन लोगों ने पहले फट्टे खोल दिए थे, टीन सेट जो हटा दिए थे, उसकी वजह से मार्केट में रस हुआ। अच्छा। और उसकी वजह से सभी दुकानदार परेशान हो रहे हैं। तंग हो रहे हैं लोग, ज्यादा भीड़ भड़ाके में चल रहे हैं, इसकी वजह से ज्यादा कोरोना फैल रहा है। क्या हुआ था सर? कल एक्चुअली ऐसा हुआ है, 1 सेकंड के अंदर ही उन्होंने बोला कि मार्केट बंद कर दो। और मैंने शाम को ना रेडी खड़ी करी, मेरी रेडी नहीं पाई अभी तक। और बताओ मैं कैसे करूँ? बाजारों में भीड़ उमड़ी हुई है तो अस्पतालों में आईसीयू बेड फुल है, यानी कोरोना के सीरियस पेशेंट दिल्ली में भगवान भरोसे हैं। आज आपको दिल्ली में कोरोना के कहर की रियल पिक्चर समझने के लिए ये आंकड़े गौर से सुनने चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट के डेटा के मुताबिक देश में 15 से 21 नवंबर तक यानी एक वीक में टोटल 3,588 कोरोना मरीजों की मृत्यु हुई। वहीं दिल्ली में इस दौरान 751 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस हिसाब से देखें तो बीते एक सप्ताह में देश में हुई कुल मृत्यु में 21% मामले अकेले दिल्ली के हैं। दिल्ली में कोरोना घर घर पहुंच रहा है। अगर जल्द ही बड़ा एक्शन नहीं लिया गया तो इटली और न्यूयॉर्क की तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली में दिखेंगी। अब दिल्ली में कोरोना को हराने के लिए केंद्र और केजरीवाल सरकार को एड़ी चोटी का दम लगाना होगा। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली वालों के टेस्ट के लिए RT-PCR वैन और नए आईसीयू बेड का इंतजाम किया तो केजरीवाल सरकार भी दिल्ली में कोरोना को हराने के लिए बड़ा फैसला ले सकती है। आज तक ब्यूरो। तो अगले कुछ दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, न सिर्फ राजधानी दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी खबर आपको देते हैं। मोबाइल लैब के जरिए गली गली तक टेस्टिंग करने के अभियान का आगाज किया गया है। स्पाइस हेल्थ ने महज 500 रुपए में कोरोना का सबसे प्रभावी टेस्ट करने वाली कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की है। हमारी संवाददाता पूनम शर्मा ने। सुनिए, सिर्फ 6 घंटे में ही आ जाएगी कोरोना की रिपोर्ट। जो CMD है गुड स्पाइस जेट के, वो हमारे साथ है। सर बताइए इस इनिशिएट को लेकर और आम लोगों को इसका कितना फायदा होगा? देखिए, जितनी भी हम टेस्टिंग कर सकेंगे उतनी जल्दी हम कोविड की समाप्ति अपने देश से कर सकेंगे, ये ऐसा हमें लगता है। और टेस्ट करने में एक बड़ी कठिनाई ये थी कि बहुत महंगा टेस्ट आज हमारे यहाँ होता है, 2400 रुपए का टेस्ट होता है। और तो हमने जिस प्रकार से हवाई सेवा शुरू की थी, कम दाम पे हवाई सेवा, उसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं कि कम दाम पर हम RT-PCR टेस्ट कर सकें। मोबाइल टेस्टिंग की लेबोरेटरी है, तो जहां पर भी इसकी आवश्यकता हो उधर हम इस लेबोरेटरी को ले जा सकें। जहां पर जैसे कंटेनमेंट जोन्स हैं या जैसे एरियाज हैं जहां पर ज़्यादा कठिनाई हो रही है तो उधर हम टेस्टिंग कर सकें, और जब वहां पर टेस्टिंग खत्म हो जाए तो हम उठा के कहीं और इसको ले जाएं। दूसरा, हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी इसके रिजल्ट्स दे सकें। आज लोग 24 से 48 घंटे वेट करते हैं रिजल्ट्स की, और हम कोशिश करेंगे कि इसके 6 से 12 घंटे में हम रिजल्ट दे सकें। अच्छा, इसके लिए किस तरह का स्टाफ, आपने कितना स्टाफ रखा हुआ है, किस तरह की ट्रेनिंग दी गई है, वो थोड़ा बताइए। इसमें काफी स्टाफ रखा गया है। हर वैन के साथ डॉक्टर हैं, PhDs हैं, साइंटिस्ट हैं। तो मतलब इस समय तक हमने तकरीबन 125 लोग हायर किए हैं। और पहले चरण में हम 10 ये लैब बना रहे हैं, और हमारी योजना ये है कि तकरीबन 100 वैन अभी अगले 2-3 महीने में हम इसकी खड़ी कर सकते हैं। स्पाइस हेल्थ की तरफ से जो इनिशिएट शुरू किया गया है उसकी CMD अवनीश सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अपनी क्या ख्याल पहला ऐसा आया जिसे देख के आपको लगा कि ये टेस्ट दिल्ली में होने चाहिए? हाँ जी, यही ख्याल आया कि इतने केसेस बढ़ रहे हैं अभी कोरोना वायरस के, और अभी वैक्सीन जब आएगी तब हम उसका भी इनोवेशन करेंगे। लेकिन अभी जो बेस्ट वे है केसेस को कंट्रोल करना वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टेस्टिंग करें और केसेस को जल्दी पकड़ के हम उसको फिर कंटेन कर पाएँ। इसकी कीमत अभी क्या रखी गई है? अभी 500 रुपये रखी गई है। और क्या आप लेके चल रहे हैं कि 1 महीने में कितने टेस्ट आप कर पाएंगे? कितनी ये आपके पास वैन होंगी, कितना स्टाफ है, डॉक्टर्स है, वो सब थोड़ा बताइए। हमारा जो एक वैन है 2 RT-PCR मशीनों के साथ 3000 टेस्ट कर सकता है एक दिन में, और अभी एंड ऑफ द वीक तक हमारे 10 वैन खड़ी हो जाएंगी। और यही प्लान है कि जल्दी से जल्दी हम स्केल अप करें और सबसे जो कंटेनमेंट जोन्स है इंडिया में उधर इन वैन्स को सिचुएट करें। अच्छा, दिल्ली में कितनी वैन रहेंगी अगले 1 महीने के दौरान? अभी तो आज भी शुरुआत हो गई है। हाँ जी, तो जैसे कि मैंने कहा अभी 10 वैन इस हफ्ते खड़े हो गई हैं और हम जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं स्केल अप करने का। और कितने डॉक्टर्स की टीम आपके पास है, कितने एक्सपर्ट्स आपके पास है?
एक वैन के अंदर 5 टेक्नीशियंस होते हैं, एक MD और एक PhD होता है, और हर वैन के लिए इसी सिस्टम को रेप्लिकेट करना होता है। और टेस्ट के जो रिजल्ट हैं वो कब तक आएंगे? जैसे एक वैन मुझे लगता है 3000 आप टेस्ट कर सकती है, तो ऐसे में कितनी वैन अगले 1 हफ्ते में आप उम्मीद कर रहे हैं रहेंगी, और कितने टेस्ट आप रिजल्ट दे पाएंगे? तो जैसे कि मैंने बोला 10 वैनों का प्रिपरेशन शुरू हो गया है और ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो गई हैं वैन्स एंड ऑफ दिस वीक तक। और रिजल्ट जो है ये RT-PCR का रिजल्ट 6 घंटे में आ जाएगा। ये एंटीजन और रैपिड टेस्ट नहीं है, RT-PCR ही है जो सबसे एक्यूरेट टेस्ट है कोरोना वायरस का। और इसमें क्या उम्मीद हम रखें कि क्या इस टेस्ट की कीमत और धीरे धीरे कम हो सकती है? जब हमें लगे कि और ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं या और वैन आ रही है तो कीमत घट सकती है? जी देखिए, मैं उम्मीद तो यही करूंगी क्योंकि अभी जो दिल्ली में टेस्टिंग हो रही है वो 2400 रुपये में हो रही है और हमने ऑलरेडी इसका 500 रुपये कर दिया है। तो अब उम्मीद तो यही रहेगी कि बस कम होते रहे और जल्दी से जल्दी लोग बस टेस्ट होते रहे ताकि ये पैंडेमिक कंट्रोल हो पाए। वहीं देश भर में तीसरी लहर के साथ ही कोरोना का कहर भी दिखने लगा है, लेकिन इसके साथ ही राहत की बात यह है कि अगले साल मार्च तक भारत में बनी वैक्सीन के आने का ऐलान किया गया है। यह ऐलान किया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। भारत में बन रही कोरोना वैक्सीन पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। चार और महीने का इंतजार, मार्च तक होगी भारतीय वैक्सीन तैयार। यह ऐलान दिल के लिए भी राहत लेकर आया है और दिमाग के लिए भी। क्योंकि कोरोना काल में बर्बादी का मंजर लेकर आया 2020 का साल अभी तक देश में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। अब उम्मीद साल 2021 से है जो कोरोना को मात देने की उम्मीदें जगा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन लाने में वैज्ञानिक दिन रात एक किए हुए हैं और कंपनियां ट्रायल के आखिरी दौर में सारी ताकत झोंक चुकी हैं। पीछे हिंदुस्तान भी नहीं है, देश में 5 वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की माने तो मार्च 2021 तक भारत में बनी वैक्सीन तैयार हो जाएगी। जो हमारे यहाँ पर अभी 5 वैक्सीन जो हैं वो अलग अलग फेजेस में है। 2 इसमें से क्लिनिकल ट्रायल के 3rd फेज में है, उसमें से भी एक थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस्ड में है, एक थोड़ा कम है। तो इन सबको अगर मैं बिना किसी कंपनी विशेष का या बिना किसी पर्टिकुलर वैक्सीन का, क्योंकि हर एक वैक्सीन के तो हमारा अभी अनुमान है कि जो पहले 3 महीने हैं 2021 के, इन महीनों में हमारे को कभी भी वैक्सीन जो है मिलना प्रारंभ हो जाएगा। राहत देने वाली इन खबरों के बीच सवाल ये भी है कि 135 करोड़ जनसंख्या वाले विशाल देश में कब तक हर किसी को कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इसके लिए भी चरणबद्ध तरीके से योजना तैयार की जा रही है। हमारा टारगेट है कि लगभग जुलाई के महीने तक हम देश में 20-25 करोड़, और अगर मैं और 1-2 महीना ऐड कर दूं उसमें अगस्त सितंबर कर दूं तो 25 से 30 करोड़ तक लोगों को हम देश में एक सेफ इफेक्टिव वैक्सीन, जो हमने हमारे अपनी सब तरह की संतुष्टि करके, ट्रायल्स करके, वैलिडेशन करके, उसके सारे जैसे अप्रूवल्स देके उसको हमने देश के लिए उपलब्ध करा दिया होगा, वो हम लगा पाएंगे। भारत में कई कंपनियां वैक्सीन बनाने के काम को अंजाम दे रही हैं। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका टीके के उत्पादन का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। सीरम इंस्टीट्यूट की योजना फरवरी से हर महीने करीब 10 करोड़ डोज बनाने की है। इसके अलावा भारत बायोटेक कोवैक्सीन नाम से वैक्सीन लाने में जुटी हुई है। कंपनी ने 3रे चरण का ट्रायल भी शुरू कर दिया है। ये ट्रायल इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी IMCR की साझेदारी में हो रहा है। इन वॉलंटियर्स को अगले साल तक निगरानी में रखा जाएगा। भारत में ये कोविड-19 वैक्सीन के लिए सबसे बड़ा क्लिनिकल ट्रायल है। वैक्सीन तो खैर देर सवेर आ ही जाएगी, तब तक सावधानी बरतिए और कोरोना के हर नियम कानून का पालन कीजिए। दिल्ली से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।
तो कुछ समय और इंतजार आने वाली है कोरोना की वैक्सीन। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। फौरन लौटते हैं, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।